सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के सुनहरे प्लैटिनम डायमंड वगैरह वगैरह वाले भविष्यों। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, राइट, यही चल रहा था। अच्छा, और क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में हमने? मोमेंटम डिस्कस किया था, राइट। और ये चीज़ देखी थी हमने कि अगर मोमेंटम में चेंज लाना है, मोमेंटम में चेंज लाने के लिए हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि आपको फोर्स लगाना पड़ता है ना? नहीं, जैसे कि एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था कि हाँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसका जो मोमेंटम है वो कितना होगा? जीरो होगा, राइट। मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो रेस्ट पर है तो मोमेंटम जीरो था, उसको मोशन में लाया आपने, तो मोशन में लाया मतलब आपने उसको वेलोसिटी दी, मतलब आपने उसको मोमेंटम दे दिया। पहले उसका मोमेंटम जीरो था, अब उसका कुछ मोमेंटम बन जाएगा जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। इसको लाने के लिए, मोमेंटम में चेंज लाने के लिए, जीरो से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू का मोमेंटम बनाने के लिए आपको देना पड़ता है अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट। अच्छा, एक एग्जांपल हमने और डिस्कस किया था कि जैसे एक गाड़ी है, ठीक है, बंद पड़ी है, धक्का मारते हैं ना लोग, है ना। तो गाड़ी को धक्का मारो, स्टार्टिंग में गाड़ी जाएगी ही नहीं, ठीक है, धक्का मारते स्टार्टिंग में नहीं जाती है, पर धीरे धीरे फोर्स लगाते रहते तो फिर गाड़ी धीरे धीरे मोशन में आ जाती है ना। तुरंत गाड़ी ऐसे आया और ऐसे धक्का मार दिया, गाड़ी चली गई, ऐसा नहीं, बाहुबली नहीं है ना। अपन मारते हैं धक्का, धीरे धीरे फिर वो मोशन में आ जाती है ना। तो इससे अपन को एक चीज पता चली थी कि जो आप अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, उसके जैसे मोमेंटम में चेंज तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज वहां पर आ रही है इफेक्ट में, दैट इज टाइम, है ना। तुरंत मोशन में नहीं आया ऑब्जेक्ट, टाइम के हिसाब से सेम फोर्स लगाया आपने। पहले उतना ही फोर्स आप लगा रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन गाड़ी नहीं मूव हुई, लेकिन बाद में गाड़ी मूव हुई थोड़े टाइम के बाद, सेम ही फोर्स लगाने के बाद, मतलब टाइम का भी रोल आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है? ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। वो क्या नया एपिसोड बताओ तो थोड़ा पिछले एपिसोड का फ्लैशबैक करना पड़ता है ना, तो वही कर दिया अपन ने, ठीक है। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट था। इसी पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा, क्या बेस्ड है हमारा? बेस्ड है न्यूटन्स, कौन न्यूटन? बाबा नूतन कुमार, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया। क्या था? चेंज इन मोमेंटम और साथ साथ टाइम का भी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसी बेस्ड पर जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उसका स्टेटमेंट ये कहता है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, is proportional to applied unbalanced force and is in the direction of unbalanced force। अब बच्चों, ये सेकंड लॉ वाला स्टेटमेंट ना बहुत लोग भूलते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा आसानी से याद रहता है थर्ड लॉ का स्टेटमेंट। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी लोगों को ज्यादा याद रहता है, बट सेकंड लॉ वाला ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अजीबोगरीब है क्योंकि लोग समझते नहीं हैं, समझे बिना रट्टा मारते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। थर्ड लॉ वाला का फटाक से समझ में आ जाता है, फर्स्ट लॉ भी फटाक से समझ में आ जाता है, इसलिए लोगों को याद करने में आसानी होती है। इसको थोड़ा सा याद करने में तकलीफ होती है क्योंकि समझने में प्रॉब्लम होती है। समझ लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, है ना। तो क्या है, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? चेंज ऑफ मोमेंटम तो समझ में आया कि पहले कुछ वैल्यू थी मोमेंटम की, फिर कुछ और वैल्यू हो गई, तो दैट इज चेंज। और रेट मतलब पर्टिकुलर कितने टाइम में चेंज आ रहा है, ठीक है, पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है, दैट इज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। मान लो कि आपका मोमेंटम 10 से 20 हो गया। पहले मोमेंटम था 10 kg मीटर पर सेकंड, बाद में मोमेंटम हो गया 20 kg मीटर पर सेकंड। तो कितने का चेंज आया पूरे के दौरान? 10 का चेंज आया, राइट। ये 10 kg मीटर पर सेकंड का जो चेंज आ रहा है, ये कितने टाइम में आ रहा है? अगर ये 2 सेकंड में आता है, कितने में? 2 सेकंड में, ठीक है। और यही चेंज अगर 3 सेकंड में आता है, तो इस केस में रेट ज्यादा है क्योंकि कम टाइम में इतना चेंज हुआ है, और यहां टाइम ज्यादा लगा है इसी चेंज के लिए, तो यहां रेट ऑफ चेंज कम है, ठीक है। अगर कम टाइम में चेंज हो जाता है, मतलब टाइम अगर कम लगता है तो रेट ऑफ चेंज इज मोर, एंड इफ टाइम इज मोर देन रेट ऑफ चेंज इज लेस। क्लियर है? पक्का?
तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, कोई भी क्वांटिटी का रेट, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी का रेट क्या होता है कि जो वैल्यू उसके अंदर चेंज हो रही है डिवाइड बाय टाइम, टाइम से उसको डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। ठीक है, पक्का, सच्ची समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? किसी भी क्वांटिटी का रेट पूछा है ना, मोमेंटम का चेंज रेट पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या? तो पहले मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, अच्छा यहीं लिखता है, चलो ना। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, मतलब ये कि डेल्टा पी बाय टी, ठीक है। डेल्टा पी मतलब क्या है यहाँ पर, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज आया, और टी क्या है, टाइम टेकन फॉर चेंज, इस चेंज के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे मिलता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से। व्हाट इज डेल्टा पी? डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। डेल्टा अपन चेंज के लिए लगाते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम टेकन जो टाइम लगा। एक्चुअली डेल्टा टी भी लिखा जाता है, लेकिन अभी आपको वो सब नहीं लिखना है, अभी फिलहाल आप 9th में उस हिसाब से देखो। तो डेल्टा पी बाई टी इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दिस गिव्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के चेंज का रेट यानी डेल्टा वी बाई टी, ये देता है आपको एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोला तो वो आपको देता है वेलोसिटी। समझ में आया? तो पोजीशन का चेंज टाइम के साथ कितना हो रहा है, तो पोजीशन का चेंज डिवाइड बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मिलता है। वेलोसिटी का चेंज आया पर्टिकुलर टाइम में कितना, तो डेल्टा वी बाई टी से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मिलता है। तो वैसे ही मोमेंटम का चेंज डिवाइड कर दोगे टाइम से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। गधे का रेट ऑफ चेंज, गधे का चेंज डिवाइड बाय टाइम करोगे तो गधे का रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। घोड़े का करोगे, घोड़े का, जो चला कर रहा कर यार, तुम्हारी मर्जी, तुमको करना है, ठीक है, यथा इच्छा, जिसको रेट ऑफ चेंज जिसका निकाला निकाल लो। क्लियर है? सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, इज इट क्लियर चिल्ड्रन? ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज की तो बात हो गई कि टाइम भी आएगा, ओके, सच्ची बात है। अब जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी करेंगे हम, ठीक है, यानी कि इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन निकालेंगे। ये देखो, ये स्टेटमेंट अलग चीज है, ये एक्सप्लेनेशन अलग चीज है, ठीक है, इसमें इसको मत घुसेड़ देना, इसका यूज आने वाला है आगे, ठीक है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ये स्टेटमेंट है, इसके बाद अपन लिख रहे हैं क्या, फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन बाबाज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं, मतलब इसका इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, सिंपल ऐसा समझ लो, ठीक है। सिंपल टर्म्स में क्या कहेंगे हम इसका, कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन, ठीक है। तो स्टेटमेंट का यूज करेंगे हम। स्टेटमेंट बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब आप जितना अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे उस हिसाब से मोमेंटम की जो रेट ऑफ चेंज की वैल्यू है वो वेरी करेगी। ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा रेट ऑफ चेंज बढ़ जाएगा, कम फोर्स लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज कम हो जाएगा, ठीक है। वही लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किस पर डिपेंड करता है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स पर, ठीक है। और प्रोपोर्शनल लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं लिखा है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वो सामने वाली क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये वाली क्वांटिटी कम होगी, वो कम होगी तो ये बढ़ेगी, लेकिन क्या बोला है, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल बोलने का मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। समझ में आया? तो वही बोला है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का चेंज का रेट है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पर, अनबैलेंस्ड फोर्स पर। अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स बढ़ाते हो तो रेट ऑफ चेंज भी बढ़ जाएगा, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स कम करते हो तो रेट ऑफ चेंज भी कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? वो लिखा है। अच्छा, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, और जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है चेंज भी उसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर आप फोर्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, तो जो चेंज आएगा उसी डायरेक्शन में आएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था और आपने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट, यानी कि फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा, हमेशा फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा। वो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल चलो सिंपल तौर पे देख लो। तो इतना क्लियर है कि रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रेट ऑफ चेंज के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, पहले निकालेंगे हम। अच्छा, उसके लिए भी तो कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी,
चलो एज्यूम करो एक ऑब्जेक्ट है, कार है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी u। थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, अरे यार ये कैसी कार है, थोड़े टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। कितने टाइम में? t टाइम बीतने के बाद, आफ्टर t सेकेंड्स, t सेकेंड्स बीतने का इसकी स्पीड हो गई कितनी? v, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? तो मोमेंटम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? m इंटू वी होता है। तो मास भी लेना पड़ेगा कार का। मान लो कार का मास m है, यही कार है ये, इसका भी मास m है ना। दोनों कार अलग नहीं, एक ही कार है। पहले उसकी स्पीड m थी, बाद में उसकी स्पीड v हो गई। मास में तो चेंज नहीं आएगा ना। ऐसा थोड़ी पहिया खुल के निकल के अलग चला गया, स्टीयरिंग अलग फेंक दिया, ऐसा तो हुआ नहीं ना, सेम ही है। तो मास यहाँ जो था वही यहाँ भी रहेगा। क्या चेंज हुआ है? वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो फाइनल मोमेंटम यानी कि पी एफ माइनस पी आई लिख रहा हूँ। पी इज यूज्ड फॉर मोमेंटम, राइट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी, फाइनल मोमेंटम का यानी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी? वी है, माइनस इनिशियल मोमेंटम के लिए मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई, यानी कि कितना है वेलोसिटी? यू है ना। इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, इसलिए फाइनल मोमेंटम मास इंटू फाइनल वेलोसिटी एम वी, माइनस इनिशियल मोमेंटम के लिए मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी तो एम यू। क्लियर है? ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। ओके, वेरी गुड। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात हुई है। किसकी बात हुई है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम ये रहा आपका, यही आपका डेल्टा पी है ना, इसी को डेल्टा पी बोलते हैं अपन, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई टी, तो डेल्टा पी कितना है आपका? एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है ना। डेल्टा पी कितना? एम बी माइनस एम यू। इसको अपन एम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना? वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। इसमें से एम कॉमन ले लिया, बचा ब्रैकेट में वी माइनस यू बाई टी। ओके, अब मैं ये स्टेटमेंट वाला इससे मिटा दूँ इधर। स्टेटमेंट अब तक तो याद हो गया होगा बहुत से बच्चों को, है ना। सर स्मार्ट बच्चे हैं यार, मैं जानता हूँ। अच्छा, तो ये मिल गया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, सेकंड लॉ क्या बोला? सेकंड लॉ क्या बोला? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ा अभी हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स यही है। तो डेल्टा पी बाई टी क्या है आपका? ये है ना, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि एफ। फोर्स के लिए एफ यूज करते हैं हम। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल कैसे हटेगा? अच्छा, ये जो चीज लिखी हुई है अभी ना, इसमें एक चीज और है कि अपने टेक्स्ट बुक में इसका उल्टा लिखा हुआ है। ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है। अब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हुए ना भाई। स्टेटमेंट ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मतलब अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स बढ़ाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, ठीक है। ये बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, ये घटाओगे तो भी घटेगा, तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, है ना। रमेश और सुरेश, रमेश दौड़ेगा तो सुरेश भी दौड़ेगा, दोनों साथ में दौड़ते हैं। तो सुरेश दौड़ेगा तो रमेश भी दौड़ेगा, दोनों एक ही चीज़ हो गए, है ना। तो अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। चलेगा? इसको अपन आगे पीछे इधर उधर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा दूसरा ही बढ़ता ही है, तो इधर उधर लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल अगर आपको हटाना है, ठीक, अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है तो आपको एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हट के इक्वल हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है एक कांस्टेंट, और जो बचा कुछ है वो तो यहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। क्या करना समझ में आ रहा है?
ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो वहाँ पर इक्वल टू आ जाता है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो कांस्टेंट हमने के ले लिया, आप कुछ भी ले सकते थे, मैंने के ले लिया, ठीक है, ओके। तो F इक्वल टू के टाइम्स एम वी माइनस यू बाय टी, ओके। तो ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है, समझ में आया, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला बन रहा है। अब ये के की जो वैल्यू है, के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये देखते हैं। ये मैं मिटा दूँ, कार को हटा दूँ यहाँ से। देखो अपन डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि k की वैल्यू 1 ले ली हमने, अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ k इज 1 एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। या फिर आप चाहो तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखो, तो टेक्स्ट बुक में क्या बोला है पता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये F क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, राइट। अच्छा ये m v माइनस यू, ये पूरा क्या है, चेंज इन मोमेंटम है ना, ऐसे भी तो है F इक्वल्स टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, k, ये पूरे को क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा p लिख सकते हो अपॉन t लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। ये एम वी माइनस यू क्या है आपका, डेल्टा पी तो था एक्चुअली में, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज एफ, है ना, एफ इज प्रोपोर्शनल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी तो लिख सकते हो, वही है। अच्छा तो ये के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है। अच्छा अब मान लो कि डेल्टा पी की वैल्यू ले ली कितनी आपने, 1, कितनी ले ली, 1, टी भी ले लिया आपने 1 और एफ भी ले लिया आपने 1, ठीक है, मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, कितना, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, जिसकी वजह से चेंज जो आया, जो मोमेंटम में चेंज आया वो 1 kg मीटर पर सेकंड का चेंज आया, कितने टाइम में, 1 सेकंड में, ठीक है। क्या कहना समझ में आ रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लगाने से 1 kg मीटर पर सेकंड का चेंज आता है मोमेंटम में, कितने टाइम के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। अगर ये सारी चीज़ें लो तो उस हिसाब से आपकी k की वैल्यू क्या मिलती है, आपको 1 मिलती है, ठीक है, k की वैल्यू क्या मिलती है, 1, समझे। तो आप वैसे भी समझ सकते हो, या सिंपल है यार, मैं तो यही लिखूंगा k इज 1 एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखा गया है कि k की वैल्यू 1 आती है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो f इज इक्वल, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, अगर कोई काटता है तो वो उसको पता नहीं होगा फिर, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके लाना, k की वैल्यू अपन डायरेक्टली 1 ले सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली लिख के लिख सकते हैं। तो f इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू बाई टी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, k की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो m इंटू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। अच्छा तो f इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी, क्या होता है, v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है क्या, है ना, v माइनस यू बाई टी तो एक्सेलरेशन होता है, तो f इक्वल टू कितना आ गया, ma, तो फोर्स इक्वल टू क्या आया, माँ, है ना, हर फोर्स माँ समान है, या ऐसा कहो कि माँ जो है वो फोर्स समान है, माँ खुद ही एक फोर्स है। कैसे, सोए हो उठ नहीं रहे हो तो माँ का एक फोर्स पड़ता है, छपाक करके उठ जाते हो फटाक से, गुस्सा हो गए मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मैं गुस्सा हो गया, या मैं गुस्सा हो गई, सटाक करके एक फोर्स पड़ता है, हाँ बहुत भूख लगी है खाऊंगा खाऊंगी, है ना, पढ़ नहीं रहे हो एक सटाक से फोर्स पड़ेगा पढ़ने, तो यार फोर्स इज ना ऑलमोस्ट माँ और माँ इज फोर्स, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला न्यूटन ने भी सोच के बनाया कि हर फोर्स माँ है, तो F इज इक्वल टू एम इंटू हे, फोर्स इक्वल टू माँ, ठीक है, याद रहेगा पक्का। तो ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हम ऐसा कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू देता है हमको, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से रिलेटेड था, ठीक है, इनर्शिया को डिफाइन कर दिया उसने। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की वैल्यू देता है हमको, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है आपको। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, है ना, और अगर उसके अंदर आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, तो उसके लिए जितना फोर्स लगाओगे वो 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा, ठीक है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, देखो टू, ऐसा लिखो टू ब्रिंग, या टू प्रोड्यूस लिखो, टू ब्रिंग टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है कितना, ऑफ 1 kg, 1 kg के ऑब्जेक्ट में आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है।
तो जितना फोर्स लगाओगे वही कहलाएगा 1 न्यूटन, ठीक है। तो टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, द फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड, ग्रामर लोचा हो रहा था, इज कॉल्ड 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स। तो यहां से आप 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर सकते हो कि कितना होता है 1 न्यूटन फोर्स, है ना। फोर्स का यूनिट तो पता चलेगा कि न्यूटन होता है, कितना फोर्स का आप 1 न्यूटन कहोगे, किस फोर्स को आप 2 न्यूटन कहोगे, ये कैसे पता चलेगा। तो वो आप इसकी मदद से फाइंड कर सकते हो कि एक अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है, तो उसके अंदर अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसके लिए जितना फोर्स लगाओगे वही 1 न्यूटन फोर्स कहलाता है। एक ऑब्जेक्ट अगर 2 kg का है तो उसके अंदर अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके लिए जो फोर्स लगेगा वो 1 न्यूटन फोर्स कहलाएगा। समझ में आया, क्लियर है। तो इस तरह से हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, फोर्स की एक यूनिट तो न्यूटन है, एक और यूनिट अपन निकाल सकते हैं यहां से। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो अब यहां पे देखो, फोर्स आया था आपका क्या, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, अपन ये लिख सकते हैं ना। एक्चुअली यहां पर इक्वल्स टू के डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, के की वैल्यू तो 1 हो गई है ना, ऐसा था, के की वैल्यू 1 हो गई तो के हटा दो, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी अपन लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी हो गया ये, तो डेल्टा पी की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड, और यहाँ नीचे भी सेकंड है, डेल्टा टी ने अपन टी लिख रहे हैं, केजी मीटर पर सेकंड और नीचे फिर से सेकंड, तो कितना हो जाएगा पता है इसका यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड रेज़ टू -2। तो ये भी यूनिट है फोर्स की, ये 1 न्यूटन के बराबर ही होता है, ठीक है। अब ऐसा भी लिख सकते हो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्यों, देखो 1 kg मास की यूनिट और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट, एक्सेलरेशन की, तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, समझे, चल रहा है, यूनिट्स आपस में सब रिलेटेड है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पक्का, सच्ची। अच्छा, अब इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है, हम डिस्कस करेंगे कि देखो वो क्या रहा है, सारी चीजें लिख लेना। F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा हमने, के की वैल्यू तो 1 हो गई, तो F इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी नहीं टी लिखो, चलो। तो डेल्टा पी बाई टी है, तो देखो एक चीज देख रहे हो कि आप फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक दोनों के अपोजिट रिलेशन में आ रहा है, यानी कि टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, है ना, टाइम बढ़ा दो तो फोर्स कम हो जाएगा, राइट, इससे पता चल रहा है ना। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टी बढ़ाओगे दिस इंप्लाइज फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जैसे क्रिकेट वगैरह होता है, देखा हो आपने, जब बहुत ऊंचाई जाते हैं, फिल्टर जब कैच पकड़ते हैं तो वो कैच पकड़ता है तो हाथ को पीछे ले जाते हैं, है ना। वो हाथ को पीछे क्यों ले जाते हैं, क्योंकि वो हाथ को पीछे ले जाके टाइम बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, टाइम बढ़ाते हैं, किस चीज के लिए, मोमेंटम में चेंज जो आ रहा है उसके लिए, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, तो अगर ये रेट, ये पूरा वैल्यू, ये पूरा ओवर वैल्यू कम हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा, और ये पूरा वैल्यू बढ़ा तो फोर्स बढ़ेगा, है ना। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम करने की कोशिश करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वैल्यू को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। ये आप चेंज नहीं कर सकते, क्यों नहीं चेंज कर सकते, बॉल आ रही है वहां से, उसका कुछ मोमेंटम है, आप उसको पकड़ोगे तो उसका मोमेंटम 0 होने वाला है, यही होने वाला है, ठीक है। पहले उसका कुछ मोमेंटम है, आपके पकड़ने का मोमेंटम 0 होने वाला है, ठीक है। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप 0 से ऊपर नहीं रख सकते, आपको पूरा पकड़ लेना है ना, नहीं तो ऐसे छू के छोड़ दिया, बाउंड्री के अंदर चला गया तो छक्का हो गया, आउट ही नहीं होगा बंदा। आपको तो पकड़ना है ना उसको, तो पकड़ना है मतलब उसको रेस्ट पर लाना पड़ेगा तो ही कैच काउंट होगा, है ना। तो रेस्ट पर लाओगे यानी मोमेंटम 0 कर दोगे, पहले कुछ मोमेंटम था वहां से मोमेंटम आप 0 कर दोगे, तो आपको मोमेंटम में जो चेंज आने वाला है वो वैल्यू का चेंज वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। इस डेल्टा पी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, टाइम को, कि आप उसे टाइम दो 0 तक जाने के लिए, ठीक है। ज्यादा टाइम मिलेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये टी बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होने का मतलब फोर्स कम हो रहा है, ठीक है। या ऐसे भी देखो, टी बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है।
तो वहाँ हम टाइम बढ़ा के क्या करते हैं, फोर्स का इम्पैक्ट कम कर लेते हैं, ठीक है। सो वही लिखा है, सो व्हेन अ फील्डर इन क्रिकेट catches a ball, he or she increases time in order to reduce the rate of change of momentum. That is force को वो कम करता है, so that he or she may not get injured, ठीक है। क्योंकि ऑल ऑफ सडन एक ज़्यादा फोर्स लगेगा ना हाथ पे तो इंजरी हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो देखा होगा आपने, फास्ट बॉलर्स होते हैं, बॉलिंग करते हैं तो बैट्समैन एकदम शॉट जब मारता है और वो हाथ बीच में डाल देते हैं कई बार बॉल के, है ना। तो बॉल के बीच में अगर हाथ आता है तो एकदम स्पीड में जब बॉल निकलती है ना, हाथ में बहुत ज़बरदस्त चोट लगती है। कई बार देखा होगा आपने, हाथ पकड़ के बेचारे बैठ जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त इंजरी होती है। या आप खुद भी समझो ना, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, अचानक आपके हाथ से टकरा गई, खतरनाक हो सकता है ना, क्योंकि इंस्टेंटली रुक गई वो, है ना। या फिर आप समझो कि अगर इतनी भी हाइट से, एक पर्टिकुलर हाइट से बंदा गिर जाए नीचे, तो चोट तो लगती है, बहुत ज़बरदस्त चोट लगती है। लेकिन आपने देखा जिमनास्ट वगैरह जो होते हैं, वो एक बार होता है, एक गेम होता है, मेरे को नाम नहीं पता है, ऐसे वो ऐसे पिलर ऐसा मतलब ऐसा बड़ा सा डंडे जैसा होता है, वो लेके जाते हैं, ऐसे ज़मीन पे लगाते हैं, उछल के ऐसे उस तरफ कूदते हैं, एक पूरा बार लगा रहता है ऊपर, उछल के उस साइड से उधर गिरते हैं। तो उधर गिरते हैं तो उधर दो चीज़ होती है, या तो कुशन्ड बैग्स होते हैं, ठीक है, बड़ा सा कुशन्ड वो लगाया जाता है ना, पूरा कुशन्ड एरिया बनाया जाता है। कुशन्ड एरिया समझते हैं ना, गद्दे वाला एरिया, तो वो लोग उस पर गिरते हैं तो चोट नहीं लगती है। क्यों? तो गद्दे वगैरह जो ना स्पंज वगैरह का टाइप का होता है, ठीक है ना। आपने भी देखा, आप भी कभी घर में कूदते हुए गद्दे वद्दे पे, है ना, खेलते वेलते होंगे तो गद्दे पे कूदते हैं जबरदस्त। अपन जमीन पे कूद के बताओ ऐसे ही तो पता चलेगा। तो जैसे कूदते हैं गद्दे पे तो क्या होता है, इन सब चीज़ों पे कुशन्ड होते हैं ना, तो जब आप उस पर कूदते हो, गिरते हो जब उस पर, तो वो धीरे धीरे जमीन में टच होता है, ठीक है, वो स्लोली जाता है। तो आपका जो टकराने का जो टाइम है वो टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। वो धीरे से नीचे जाता है तो टाइम बढ़ जाता है। तो टाइम बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो रेट ऑफ चेंज है वो कम हो जाता है, ठीक है। चेंज तो फिक्स है लेकिन रेट ऑफ चेंज कम हो जाता है, यानी कि फोर्स कम हो जाता है। तो फोर्स कम होने की वजह से आपको इंजरी ना के बराबर होती है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर से गिरे हो तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तब तो इंजरी होने ही वाली है। अब ऐसा नहीं कि गद्दा है तो मतलब बचा ही लेगा, तो एकदम छत से जाके गद्दे पे कूद गए, ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक लिमिट है ना, ठीक है, थोड़ा सा ही वो कम कर सकता है, मोमेंटम को नहीं कम कर सकता। मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो टाइम भले तुम कितना भी बढ़ा दो, मोमेंटम ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये टाइम बढ़ाने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। समझ में आया? तो एक पर्टिकुलर मोमेंटम के लिए आप टाइम बढ़ाकर फोर्स को कम कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना मोमेंटम है। बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, जैसे गोली आ रही है, ठीक है, बुलेट आ रही है कहीं से, उसको आप ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे करके मोमेंटम कम करके, नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। रजनीकांत तो हो नहीं तुम, है ना। बुलेट अगर आ रही है तो बुलेट के पास बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम है। तो आप उसको ऐसे कम करने की कोशिश भी करोगे ना, आप उसका टाइम बढ़ाकर कम करने की कोशिश करोगे ना, कुछ खास मोमेंटम में कम नहीं कर पाओगे उसका, ठीक है। रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाओगे आप, उसका फोर्स बहुत ज़बरदस्त होगा, इंजरी होने ही वाली है, जान जाने वाली है तो जाने वाली है, ठीक है। तो उधर हीरो नहीं बनने का, ठीक है। ट्रेन आ रही है बहुत दूर से, है ना, उसको ऐसे पकड़ के थोड़ी देर धक्का मारते 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 पीछे चलेंगे अपन और रोक लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ये सब नहीं करने का, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, और वो कुशन्ड वाला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर, इन्हीं वीडियोस के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।